रिवोल्ट अगेंस्ट द मोनार्किज्म, इसको हम ये भी कह सकते हैं। और साथ ये भी कह सकते हैं कि किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को किस तरह से इंस्पायर किया कि हमें मोनार्किज्म, या हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट एरिस्टोक्रेसी एंड एब्सोल्यूट मोनार्किज्म को हम किस तरह से एंड करें और अपने राइट्स को किस तरह से सामने लाकर एक मोनार्किज्म के सामने लाकर किस तरह से अपने राइट्स के लिए इसमें लड़ाई लड़ी गई है। और किस तरह से न सिर्फ कि द होल यूरोप, नॉट ओनली द होल यूरोप वाज इंस्पायर्ड बट आल्सो द एशिया एंड द अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग विद इंडिया वर इंस्पायर्ड बाय दिस रिवोल्ट अगेंस्ट द मोनार्किज्म। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा देर किए हुए। तो आइए हम कुछ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो खास बातें हैं उसको हम समझ लेंगे। आपका जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो एरा है, जो टाइमिंग है, वो 1789 आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि 1789 में से स्टार्ट होते हुए फिर ये पूरा साल आपका पूरा एंड 1789 तक सारी मेन इवेंट्स और इंसिडेंट्स से ये पूरा ईयर फुल अप है। और किस तरह से ये इसमें एक सीरीज के तहत डेट लाइन के साथ इंसिडेंट्स होती हैं और उसके बाद इसका एंड हो जाता है 1799 और यहाँ से आपका फिर शुरू हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट का आपका आ जाता है। समझ गए, नेपोलियन बोनापार्ट का जो एरा है वो आ जाएगी, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जानेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए कोई ना कोई जब भी रिवोल्ट होता है तो उसके पीछे रीजंस होते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे साथ हमको एक्सप्लॉइट किया जाता है कई तरीके से, चाहे वो रिलीजियस बेस पे हो, चाहे वो सोशल बेस पे हो, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल, तमाम सारी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जिससे हम इस बात को समझ लें कि हर रिवोल्ट के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। जब कहते हैं कि एक कहावत है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल अपने इंडिया का भी ले सकते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो ब्रिटिशर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, वो हमको किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर उसके बाद हम रिवोल्ट ऑफ 1857 लेकर आते हैं इंडिया में। इसी तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी कुछ कहानी है जिसमें मोनार्किज्म जब अपने एक्सप्लॉइटेशन की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसके बाद से किस तरह से लुई 16 और उसकी जो क्वीन होती है उसके साथ क्या होता है और किस तरह से जो क्वीन और किंग का जो सारा सिस्टम था वो किस तरह से कोलैप्स होता है। उनकी जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो एक निरंकुश शासन था, उसका एंड, उसको डिक्लाइन किस तरह से किया जा सकता है, ये सारी बातें हम आज जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन के थोड़ा हम प्रीवियस में जाएंगे और उस थोड़ा बैकग्राउंड को समझेंगे। कोई इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की को पूरी तरह से समझने के लिए आपको बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। देखिए लुई 14 जो होते हैं वो भी एक लग्जरियस, ये पूरी एक बोर्बोन एक डायनेस्टी चली आ रही है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मुगल डायनेस्टी, सल्तनत पीरियड या मौर्य वंश या और भी हम क्या नाम डायनेस्टीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे एक डायनेस्टी चली आ रही है जिसमें लुई 14 जो होते हैं वो अपने ऐशो आराम के लिए बहुत अपने खास कैपिटल से अलग एक वर्साइलेस का पैलेस बनवाते हैं। उस वर्साइलेस के पैलेस में तमाम तरह की लग्जरियस और तमाम तरह की चीज़ों को वो प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी रॉयल खर्च उस पर करते हैं। एक तरह से जनता का ही पैसा होता है, ठीक है। उसके बाद ये जब ये सब सारा चल रहा था, फिर आता है, हम कहते हैं इसी तरह की लाइफ को जीते हुए अगली वो जनरेशन तक पहुंचते हैं जिसमें लुई 16 क्या होता है, किंग होता है। लुई 16 की जो मैरिज होती है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियो से हुई होती है। मैरी एंटोनियो खुद एक प्रिंसेस होती हैं, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली वो काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदी हैं और उनको अपने महल में हर तरह की फैसिलिटीज़ और हर तरह की क्या नाम है ऐशो आराम, बहुत ही कीमती ज्वेलरीज, गहने, कपड़े लत्ते, रिच फूड, ये सारी चीज़ें और ढेर सारे नौकर नौकरानियाँ हर वक्त उनकी सेवा में प्रोवाइड रहें, अवेलेबल रहें, ये सारी चीज़ें, ये सारी कहानी चल रही होती है। यानी कि हाँ, वो जी रहे होते एक शानदार लाइफ और जनता भूखों मर रही है। जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अब हम पब्लिक की प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझेंगे तो थोड़ा सा हम सोशल कॉज की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो जो सोसाइटी थी पूरी, वो जो फ्रेंच की, वो पूरी 3 पार्ट्स में आपके डिवाइड थी, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे थी? एक आपका था फर्स्ट स्टेट, फिर आपका आता है सेकेंड स्टेट, फिर आपका आता है थर्ड स्टेट, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और उसके बाद ये थर्ड स्टेट आता है। तो इसको समझने के लिए हम इस तरह समझेंगे तो फर्स्ट स्टेट में आपका आ जाता है रॉयल फैमिली और आपका आ जाते हैं चर्च के कुछ खास लोग, ठीक है। ये अपने आप को क्या मानते हैं? ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा
सुपीरियर मानते हैं। फिर सेकंड जो आपका क्लास आता है उसमें आपके आ जाएंगे जितने भी ये रिच मर्चेंट्स हैं और ये आपका फेडरल सिस्टम के जितने भी मेंबर हैं या राज दरबारी हैं और चर्च के छोटे पादरी हैं, जो सारे क्लर्जी वगैरह, वो सारे इसमें इंक्लूड हो रहेंगे। अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टेट में। थर्ड स्टेट में आपकी आम पब्लिक है, गरीब भी है, इसमें किसान हैं, इसमें व्यापारी हैं, इसमें छोटे व्यापारी हैं, इसमें और भी तमाम लोग हैं, स्लेव्स को रख सकते हैं, प्रिजनर्स को रख सकते हैं, ये सारे आ जाते हैं थर्ड। लेकिन तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए पुराने जमाने में न सिर्फ इंडिया में बल्कि हर जगह पब्लिक को इस तरह से डिवाइड करके रखा गया था, उनकी रिचनेस और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से उनकी कैटेगरीज को, उनके क्लास को, उनके स्टेटस को डिवाइड करके रखा गया था। इसी तरह से यहाँ पे भी है कि थर्ड स्टेट जो हमारा है वो काफी परेशानियां झेल रहा है। किस तरह की, व्हाट काइंड्स ऑफ द डिफिकल्टीज दे वर फेसिंग। एक्चुअली द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज बिलोंग टू द इकोनॉमिकल फील्ड, यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, उनको इकोनॉमिकल परेशानियां क्या आ रही थी वो हमें समझना होगा। देखिए जो थर्ड क्लास था आपका, वो थर्ड क्लास हमको परेशान करता था उनको कि वो दे वर फोर्स्ड टू पे द ईच काइंड ऑफ द टैक्सेस एक्सेप्ट द फर्स्ट क्लास एंड द सेकंड क्लास, यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को छोड़कर थर्ड क्लास के ऊपर सारा बर्डन डाल दिया गया था, इकोनॉमिकल बर्डन डाल दिया गया था। ठीक है, इकोनॉमिकल बर्डन क्यों डाला गया था, ये इकोनॉमिक, उनको हर तरह के टैक्सेस, मान लीजिए कि किसान है, उसके पास 5 बीघा जमीन है और वो बहुत अच्छी फसल अपनी क्रॉप्स को बहुत अच्छे से कल्टीवेट करता है और उसको मार्केट में सेल करता है, लेकिन उसको मार्केट में पूरी क्रॉप सेल करने का हक नहीं है। उसको कुछ पार्ट चर्च को देना होगा, कुछ पार्ट उसको रॉयल फैमिलीज में डिपॉजिट करना होगा और उनके इन टैक्सेस के टाइट और टिक करके कुछ नाम भी हुआ करते थे कि इतना 1/5 पार्ट 1/10 पार्ट करके उसको रॉयल फैमिलीज को और इंक्लूडिंग विद द चर्च को जाके डिपॉजिट करना पड़ता था। ये जो इकोनॉमिकल बर्डन आ रहा था, क्रॉस फेल हो जाए, किसान के पास फसल नहीं हुई, उसके बावजूद भी उसके ऊपर बर्डन डाला जाए कि नहीं आपको डिपॉजिट करना होगा। तो जो सबसे बड़ा कास्ट था वो था फाइनेंशियल, यानी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी फाइनेंस की, यानी फाइनेंस से भाई खाने को हमको लाले पड़े हुए हैं, क्रॉप्स हमारी फेल्योर हो चुकी है, हमारे पास खुद खाने को नहीं है, तो हम टैक्स एक्स्ट्रा कहाँ से दें। तो उनका ये कहना था क्या वी आर ओनली वी the third class people are only responsible for paying the taxes, why not the first and second class, जो कि उनसे भी ज्यादा इन स्पाइट ऑफ दे आर मोर रिच एंड हैविंग द मोर लग्जरियस लाइफ, उसके बावजूद उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, सारी सहूलियतें हैं, वो टैक्स पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इन द सेंस हमारे जो रॉयल जो मोनार्किज्म सिस्टम है उसको पे कर सकते हैं, लेकिन उनको फोर्स करने के बजाय सिर्फ हमें ही फोर्स किया जा रहा है कि हम ही जाके ये सारी चीजों को सही करें। अब बात यहाँ पर ये समझनी होगी कि क्यों राजा उन पर इस पर इतना ज्यादा टैक्स पे टैक्स लगाता जा रहा है। देखिए जो राजा था वो तो अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज और फॉरेन कंट्रीज या नेबर कंट्रीज के साथ उसके जो कनेक्शंस थे उसको उस डिप्लोमेसी में लगा हुआ था, यानी कि हमें इससे रखना है, इससे बिगाड़ना है, इसकी हेल्प करनी, इसकी नहीं करनी, इस तरह से उसकी कुछ पॉलिसीज थी। तो इस वक्त वो क्या कर रहा था, वो अमेरिका का साथ दे रहा था। अमेरिका का साथ क्या दे रहा था, जो अमेरिका में कॉलोनियल एम्पायर था ब्रिटिश का, उसको वो कोलैप्स करना चाहते थे, उसके लिए वो अमेरिका की हेल्प कर रहा था। उस अमेरिका की हेल्प करने के चक्कर में लुई 16 का जो मोर देन 70% जो उसका ट्रेजर था, जो खजाना था, जिसके पास रुपया पैसा था, वो सारा सेविंग वो अमेरिका की हेल्प करने में चला गया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अब राजा के पास कुछ नहीं है, राजा सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास अपने लोगों को सैलरी देने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं जनता की क्या हेल्प करूंगा, और क्या नाम है, ना ही मुझे अपनी जो लग्जरियस लाइफ वी आर एक्चुअली सर्वाइविंग प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू देयर क्वींस एंड देयर मेड्स एंड द सर्वेंट्स, उनको क्या देंगे। तो उसने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा देते, पब्लिक को क्या करते हैं, टैक्स बढ़ा देते, हमें क्या करना है, पब्लिक अपना जाने और टैक्स भरेगी अपना जैसे तैसे, और हमारा खजाना फिर से भरने लगेगा। जो ये पॉलिसी थी, जो ये मजबूरी थी राजा की, उसने सारी की सारी मजबूरी एक तरह से समझ लीजिए जो आपका थर्ड स्टेट है, यानी जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो लेबर लोग हैं, उनके ऊपर ले जाकर डाल दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास कुछ देने को है ही नहीं तो हम राजा को कहाँ से दें, टैक्स कहाँ से पे करें। और सिर्फ ये जो हमारी जो ये 60% आपकी ये जो 70% है, 60% हम कह सकते हैं जो ये पब्लिक है, यही क्यों फोर्स करे जो कि उतनी गरीब है
जो अमीर लोग हैं, जैसे कि आपका फेडरल सिस्टम से जो सामंतवाद है, सामंतवादी सिस्टम से बिलोंग करते हैं, जिनको हम नोबल्स कहते हैं, वो क्यों नहीं, चर्च के अमीर पादरी क्यों नहीं, चर्च के सारे अमीर एम्प्लॉइज क्यों नहीं, और जो रिच मर्चेंट है उनसे क्यों नहीं लिया जा रहा, हमसे क्यों लिया जा रहा है। तो ये एक तरह से मैंने आपको यहाँ पर इकोनॉमिकल कॉज भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से पब्लिक के ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है। द पब्लिक वॉज प्रेशराइज टू पेइंग द टैक्स, मोर टैक्स एंड अगेन टैक्स एंड एक्स्ट्रा टैक्स वाई। तो एक इकोनॉमिकल रीजन मैंने आपको यहाँ पर सेटअप कर दिया है। और दूसरे में आपको ये बता दूं कि इक्वालिटी नहीं है किसी चीज में भी इक्वालिटी नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई किसान है, लेबर है, या कोई मेहनत मजदूरी करके या कुछ पैसा कमा के अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, तो उसको उसका राइट नहीं, क्योंकि राइट के बारे में ये बताया गया कि नहीं भाई सिर्फ फर्स्ट क्लास के लोग और सेकंड क्लास के लोग ही प्रॉपर्टी रख सकते हैं। तुम सब खेत में काम करो, यानी सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास की जो जमीन होगी, जो खेत होगा, सिर्फ जाके तुम वहां पर खेती करो, मजदूरी करो, वहां मेहनत करो, तुमको प्रॉपर्टी रखने का कोई बर्थ राइट नहीं। यानी इनको क्या मान लिया गया, इनको ये मान लिया गया है कि बर्थ राइट से ही इनको कोई राइट नहीं है। यानी कि ना तो इनको वोट देने का हक है, ना ही इन्हें प्रॉपर्टी रखने का हक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि उनको अमीर होने का ही हक नहीं है। यानी कि दे डू नॉट हैव द राइट टू बी रिच पर्सन। यानी कि वो चाहे भी तो अमीर हो नहीं सकते। अमीर हो भी कैसे, जब उनके ऊपर क्या नाम है, ये जो दो क्लास है, आपकी रॉयल फैमिली चर्च और आपका सेकंड क्लास है, उनके ऊपर ओवरबर्डनाइज करता चला जा रहा है, उनको टॉर्चर करता जा रहा है, एक्सप्लॉइट करता चला जा रहा है, जिसका रिजल्ट क्या होगा, जिसका रिजल्ट आगे आएगा एज अ बीइंग अ रिवोल्ट। ठीक है, तो एक रिवोल्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड इसलिए बताया है कि इस बैकग्राउंड को आपको समझना होगा। इसके पीछे आपके 3-4 आपके खास रीजन है, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, सोशल कास्ट जो मैंने आपको बताया, जो इनइक्वालिटी चल रही थी सोसाइटी में, फाइनेंस को लेकर, इकोनॉमिकल पोजीशन को लेकर, एक इनइक्वालिटी, जैसे हमारे यहाँ हम इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, SC ST लोगों को अलग रखा जाता था उच्च वर्ग से। इसी तरह से यहाँ पे भी उनको एक तरह से अछूत मानकर कि उनका फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से कोई लेना देना नहीं है। दे वर नॉट इनवाइटेड इन एनी काइंड ऑफ द मैरिज सेरेमनी, फंक्शन, एनी रिलीजियस फंक्शन, किसी भी चीज में उनको भी इन्वाइट नहीं किया जाता था। थर्ड क्लास को एकदम अलग रखा जाता था, उनको बेकार और एकदम कीड़े मकोड़े आप चीज समझ लीजिए कि उनको माना जाता था। तो ये आपका हो गया सोशल क्लास। एक तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दूसरा उनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा आपका इकोनॉमिकल, जिसको मैंने अभी अभी आपको थोड़ा सा डिस्कस किया है कि किस तरह से इकोनॉमिकल बर्डनाइज, ओवर बर्डनाइज होने की वजह से उन्होंने सोचा कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। अब हम इसको नहीं सहेंगे, वी आर नॉट एक्चुअली रेडी टू extra tolerate all these turmoil, all these situations. तो इसके लिए they raise their voice against the king. ठीक है, तो किंग के खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी शुरू करी। फिर आपका आ जाते हैं पॉलिटिकल रीजन पे। पॉलिटिकल रीजन भी मैंने आपको अभी पहले डिस्कस किया, तो मैंने आपको शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि किस तरह से राजा विदेशी नीतियों में फंसा हुआ था और किस तरह से वो ओवर बर्डनाइज हो गया फाइनेंस को लेकर, और किस तरह से उसने जनता के ऊपर सारा अपना बर्डन डाल दिया कि वो टैक्स पे करे और हमारे खजाने को फिर से फिल हो जाए, फिर से हमारा खजाना भर जाए। उसके बाद आपका आ गया इंटेलेक्चुअल रीजन। इंटेलेक्चुअल रीजन ये रहे हैं कि जैसे एक रोमांटिसिज्म का युग आया। रोमांटिसिज्म किसे कहते हैं, इसको भी मैं आगे चलकर आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ कॉजेज ओवरऑल बता रही हूँ। फिर उसके बाद मैं डिटेल में आपको एक वीडियो दूंगी। तो इंटेलेक्चुअल रीजन में जैसे रूसो आए, मॉन्टेस्क्यू आए, ये सारे आए और इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक बुक लिखी गई थी रूसो के जरिए, मॉन्टेस्क्यू ने भी लिखी। इसमें उन्होंने लोगों को बताया कि एक तरह से इक्वालिटी होनी चाहिए हर चीज में, यानी कि द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द कॉमन पीपल, यानी कॉमन पीपल के राइट्स को सामने लेकर आए। लोग इंस्पायर हुए, लोगों ने बुक्स को पढ़ा और क्या नाम है, जगह जगह लोग मार्केट में, इधर उधर रेस्टोरेंट में, जहाँ पे भी बैठते थे, अपना उठते थे, होटल वगैरह में, कहीं भी जाकर वो अपने आप को कि ना मैं डिस्कस करते थे इस टॉपिक पर कि हमें क्या करना चाहिए। तो उनका मानना था कि इंसान एक प्रोवर्ब भी इसके बारे में कही गई है कि इंसान फ्री पैदा हुआ है और उसे फ्री ही जीने का हक है। यानी कि द मैन इज शुड नॉट बी बाउंड विद द चेन्स, यानी कि जंजीरों में जकड़ा हुआ इंसान पैदा नहीं हुआ, फ्री पैदा हुआ, इसलिए उसको फ्री जीवन जीने का अपने तरीके से पूरा हक है। ये सारी चीजें। फिर इसके बाद एक स्लोगन बहुत फेमस है कि राइट ऑफ द इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये एक आपका एक बहुत फेमस स्लोगन है। तो धीरे धीरे यहाँ से हम ये अगर हम ये कहानी अगर हम क्लास 10 के हिसाब से देखें तो
तो द नेशनलिज्म ऑफ यूरोप जो स्टार्ट होता है आपका, वो उसकी कहानी आपकी फ्रांस से ही स्टार्ट होती है। तो ये किस तरह से टेरर पूरे यूरोप में फैलता जाएगा मोनार्किज्म के सिस्टम को लेकर कि अब ये क्या रिपब्लिक हो जाएगा, डेमोक्रेसी आ जाएगी, क्या मोनार्किज्म और एरिस्टोक्रेसी खत्म हो जाएगी, और ये जो फिजा बन रही है, ये जो माहौल बन रहा है पूरे फ्रांस में, धीरे धीरे क्या पूरे यूरोप में ये फैल जाएगा और इस तरह से हमारा मोनार्किज्म छिन जाएगा। तो किस तरह से लुइस स्टीन ने अपने आप को बचाने और अदर कंट्रीज से कॉपरेट करने की कोशिश करी और इस रिवोल्ट को सप्रेस करने की कोशिश करी, इन सारी जो आपका 1789 से लेकर 1799 तक क्या क्या इंसिडेंट हुए, क्या इवेंट्स हुए, ये सारी जो सिचुएशंस है, सारा डिटेल है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और मैं आगे के लिए आपको एक डिटेल में वीडियो लेके आती हूँ। बाय।